हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन, जिसमें हम 2 एसएस डिस्कस करने वाले हैं, SF 505 एंड SF 520। ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 में पार्ट 1, जिसमें हमने SF 500 ऑडिट एविडेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लिया। और तो और चैप्टर 1 और चैप्टर 11 के रिवीजन वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए। होपफुली वो सारे ही रिवीजन वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। यहाँ पर हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो मेरे जो नोट्स कंपाइल की है फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल, उसमें से हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आईसीआई मॉड्यूल में से इन डिटेल पूरे ही चैप्टर्स, सारे ही चैप्टर्स है वो समझा दिए। होपफुली वो भी वीडियोस आपने देख लिए होंगे। ये जो नोट्स है, राइट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 25 अप्रैल 2024 से पहले अगर आपने ये नोट्स डाउनलोड की है तो आई एडवाइस की जो ये लेटेस्ट नोट्स है वो आप डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चन के रेफरेंस थे वो भी मैंने दे दिए है। और तो और कुछ रीसफलिंग वगैरह किया है, जो छोटे मोटे फॉर्मेटिंग के जो प्रॉब्लम्स थे वो भी मैंने इसमें रेक्टिफाई कर दिए हैं, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बट अगर आपके पास प्रिंटेड फिजिकल फॉर्म में ये नोट्स अवेलेबल है तो आप उसको भी रिफर करेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो चलिए अब हम समझते हैं SF 505 एंड SF 520। चैप्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 to 14 मार्क्स का मिनिमम आने के चांसेस है, राइट। चलिए, SF 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है वो थोड़ा सा हमने SF 500 के साथ भी समझा, क्योंकि ये वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर है। हमने ऑडिट एविडेंस में ये देखा था कि रिलायबिलिटी है, उसके जनरलाइजेशन होते हैं, 5 जनरलाइजेशन है, राइट। इंडिपेंडेंट सोर्स के पास अगर ऑडिट एविडेंस मिला है तो वो ज्यादा रिलायबल है। इंटरनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। रिटर्न डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल, एंड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल। तो ये जो 5 जनरलाइजेशन है उसमें से 3 जनरलाइजेशन है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम इंश्योर कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो हम थर्ड पार्टी के पास से, ऑडिटर है वो डायरेक्टली कंफर्मेशन लेते हैं, तो उसमें एक तो रिटर्न डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा, इंडिपेंडेंट सोर्स एक्सटर्नल पार्टी के पास से मिलेगा, और थर्ड ये डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर होगा। तो ये 5 में से 3 जनरलाइजेशन रिलायबिलिटी के यहाँ पर फुलफिल होते हैं, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसका पूरा ऐसा है SF 505। SS का नाम याद रखना जरूरी है। SF 500 ऑडिट एविडेंस है, SF 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। इसका मीनिंग दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, एन ऑडिट एविडेंस obtained as a direct written response to the auditor from a third party, that is confirming party। थर्ड पार्टी को क्या कहा जाएगा इस ऐसे में? confirming party। in paper form or by electronic or other medium। audit evidence obtained as a direct written response, right, किसको मिलता है? वो ऑडिटर को मिलता है, from the third party, that is confirming party, in paper or electronic or other medium, right। ये डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, बैंक वगैरह के पास से ये कंफर्मेशन लिया जा सकता है। जनरली वो अकाउंट बैलेंसेस के लिए होता है, जो 31 मार्च को जो बैलेंसेस है क्लाइंट की बुक्स में जो है वही क्या उनकी थर्ड पार्टी के बुक्स में भी है या नहीं, वो मैच किया जाता है, ताकि जो अकाउंट बैलेंसेस, बैलेंस शीट का जो मोटा मोटी पोर्सन है वो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन थ्रू है वो हम उनके लिए एविडेंसेस ले सकते हैं और ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं, तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है, राइट। जो अकाउंट बैलेंसेस है उसके लिए, उसके अलावा टर्म्स कंडीशंस या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट उसमें चेंजेस हुए या नहीं, उसके लिए भी कंफर्मेशन है वो लिया जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग दिए हुए हैं। जो ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो ऑडिटर है वो क्लाइंट के पार्टी को देते हैं, मतलब कि हमारे लिए जो थर्ड पार्टी है उनको दिया जाता है, तो उनको 2 तरीके से रिक्वेस्ट की जाती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ऑडिटर जो है वो जो थर्ड पार्टी है उनको बोलते हैं कि जो ये अमाउंट है आप उनको एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो हमें बताइए। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस से डेटर से 5 लाख रुपीस के रिसीवेबल है, क्लाइंट के लिए रिसीवेबल है, तो वो जो डेटर है उनको भेजा जाएगा कि भाई 5 लाख है, क्या आपकी बुक्स में भी उतने ही पेएबल है, राइट। वो एग्री करे या डिसएग्री करेगा वो उनको रिप्लाई करना होगा। अगर उनकी भी बुक्स में 5 लाख रुपीस है तो उनको ये जवाब देना है कि हाँ बराबर है। अगर उनकी बुक्स में 4.5 लाख रुपए है या फिर 5,20,000 है, कुछ भी है, तो भी उनको डिसएग्री करते हैं तो भी उनको बताना होगा, और उनकी बुक्स में कितना है वो भी बताना होगा, राइट। तो वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो गया। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो क्लाइंट की जो पार्टीज है, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल हो, तो उनको पूछेंगे कि भाई आपकी बुक्स में कितना पेएबल है इस क्लाइंट को, तो वो जो जवाब देंगे वो और हम जो क्लाइंट की बुक्स में लिखा है उन दोनों को मैच करेंगे।
तो दो तरीके से पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो सकती है। हम जो क्लाइंट की बुक्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी वो उनको भेजेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आप एग्री करो या डिसएग्री करो, या फिर उनकी बुक्स में कितना अमाउंट है वो हमें लिख कर भेजेंगे, थर्ड पार्टी की बुक्स में कितना है वो उनको लिख कर भेजना होगा। तो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है जिसमें उनको रिस्पॉन्स करना जरूरी है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम एक अमाउंट है जो भी क्लाइंट की बुक्स में लिखा हुआ है वो हम थर्ड पार्टी को भेजेंगे कि भाई आपकी बुक्स में भी इतना ही रिसीवेबल पेएबल है या नहीं। उनको अगर डिसएग्री करते हैं राइट तभी उनको रिप्लाई करना होगा। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अगर वो लोग डिसएग्री कर रहे हैं तभी उनको रिप्लाई करना होगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं दोनों ही केस में उनको रिप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information। वो अगर हम ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और उनको बोलते हैं कि एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं वो बताइए, या फिर उनको बोलेंगे कि भाई आपकी बुक्स में कितनी अमाउंट है, वो आपकी बुक्स में कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताइए। दैट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। Negative confirmation request, a request that confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request। अगर वो डिसएग्री करते हैं तभी उनको रिप्लाई करना होगा इन द केस ऑफ अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसीलिए एडवाइजेबल क्या रहेगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टी है वो इग्नोर करे, उनको ध्यान में ही ना आए राइट, और वो जवाब नहीं देगी तो ऑडिटर क्या मान लेगा कि भाई वो एग्री कर रहे हैं, बट वो ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस हमें नहीं देगा। इसीलिए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो ज्यादा एडवाइजेबल है। बट नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो 4 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तब हम कर सकते हैं राइट। ये 4 कंडीशंस आपको नीचे दी गई है राइट। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। परसुएसिव मतलब कि उसके ऊपर बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एग्री या डिसएग्री करेंगे तो पता चल सकता है, जबकि नेगेटिव कंफर्मेशन में सिर्फ डिसएग्री करते हैं तभी रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसमें हम ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं। Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to address and assess risks of material misstatement at the assertion level unless all of the following are present। यहाँ पर जो 4 कंडीशन है अगर चारों की चारों फुलफिल होती है तभी हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। 4 कंडीशंस में क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो कम है और जो कंट्रोल्स है राइट वो जो भी आइटम है उसके ऊपर के जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है। सेकेंड कंडीशन है जो पॉपुलेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है बट वो स्मॉल वैल्यूज की है और होमोजीनियस है, मतलब कि सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजैक्शंस के वो सिमिलर है, तब हम ये भेज सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि एक्सेप्शन रेट, एक्सेप्शन रेट मतलब कि जो डिफरेंस आने के चांसेस है वो काफी कम है राइट, जो क्लाइंट की बुक में है और जो थर्ड पार्टी की कंफर्मिंग पार्टी की बुक्स में उन दोनों में मैच होने के चांसेस ज्यादा है, डिफरेंस आने के चांसेस कम है। एंड फोर्थ कंडीशन जो है कि ऑडिटर को कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में नहीं पता है कि जो थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी है वो इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, इग्नोर करेगी, ऐसा कोई भी चांस नहीं है, तभी हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। The auditor has assessed the risks of material misstatement as low and has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding operating effectiveness of controls relevant to the assertion। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो काफी कम है और जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है। Second condition, population of items subject to negative confirmation procedure comprise a large number of small homogeneous account balance transactions or condition। बहुत ज्यादा आइटम्स है बट वो कैसी छोटी छोटी वैल्यूज की है और होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस है, होमोजीनियस एक टाइप के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कंडीशन, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, उसमें डिफरेंस आने के चांसेस काफी कम है। एंड the auditor is not aware of the circumstances or conditions that would cause recipients of negative confirmation request to disregard such request। हमें ऐसे कोई कंडीशंस के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं पता है जिस वजह से जो थर्ड पार्टी है, कंफर्मिंग पार्टी है, वो इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड, इग्नोर कर सकते हैं। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। केस स्टडी एक दिया हुआ है चैप्टर जो 4 है मॉड्यूल के अंदर, उसमें इसके बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये चारों कंडीशन दे रखी थी और इस केस स्टडी में ही वो सिचुएशन बताई थी, तो उस केस में कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो सकती है, तो वहां पर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आंसर आता है, तो वो आपको एक बार देख लेना चाहिए केस स्टडी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। Here confirming parties also may be more likely to respond indicating their disagreement with a confirmation request when the information in the request is not in their favor and less likely to respond otherwise।
नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में उनका पार्शियल या फिर थोड़ा बायस भी हो सकते हैं जो कंफर्मिंग पार्टी है। अगर कोई भी डिफरेंस है वो उनकी फेवर में है, राइट, अगर वो जवाब देंगे तो उनकी फेवर में कोई भी रिजल्ट आ सकता है, तो वो शायद जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज वो इग्नोर भी करे, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ट्रेड रिसीवेबल है, राइट, क्लाइंट का कोई ट्रेड रिसीवेबल है, क्लाइंट की बुक्स में 5 लाख रुपीज रिसीवेबल है, और जो क्लाइंट की बुक्स में 5 लाख रुपीज रिसीवेबल है, तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं उस क्लाइंट को, सॉरी क्लाइंट के ट्रेड रिसीवेबल को, राइट, 5 लाख रुपीज क्लाइंट की बुक्स में है। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है अगर उनकी बुक्स में फॉर एग्जाम्पल 4,50,000 पेएबल है, राइट, तो वो जवाब देगा, डिसएग्री कर रहा है तो जवाब देगा कि भाई हमारी बुक्स में तो 4,50,000 ही है। बट अगर उनकी बुक्स में 5,20,000 है, क्लाइंट की बुक्स में 5 लाख है, तो 20,000 उनको ज्यादा पेएबल उनकी बुक्स में है, फिर भी वो जवाब नहीं देगा, कि उनसे क्या होगा कि उनको शायद ज्यादा पे करना हो सकता है। वो डिसएग्री कर रहा है फिर भी वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनके लिए वो नुकसान हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनकी फेवर में है जवाब देना तो वो जवाब देगा, अदरवाइज वो इग्नोर कर सकता है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ये रिस्क हो सकता है। जनरली नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो एडवाइजेबल नहीं है। फिर है नॉन रिस्पॉन्स, अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। नॉन रिस्पॉन्स में क्या होगा कि अगर आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है तो उसमें उन्होंने पूरा आंसर नहीं किया। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिप्लाई देना जरूरी है, वेदर दे अग्री और डिसएग्री, राइट। बट नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तो क्या होगा कि अगर वो जवाब नहीं दे रहे दैट मीन्स कि वो एग्री कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में नॉन रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट हाँ, अगर वो रिक्वेस्ट है वो अनडिलीवर्ड रिटर्न होती है तो वो नॉन रिस्पॉन्स माना जाएगा, राइट। ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ही अगर वो जवाब नहीं देते तो नॉन रिस्पॉन्स माना जाएगा, ये ध्यान में रखना। एक्सेप्शन, a response that indicate difference between information requested to be confirmed or contained in the entity's records and information provided by the confirming party। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट्स की बुक में है और जो थर्ड पार्टी ने कंफर्म करके दिया, उन दोनों में जो डिफरेंस है, राइट, जो इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग पार्टी ने दिया उन दोनों में जो अगर डिफरेंस है तो उसे एक्सेप्शन कहा जाएगा। The exception needs to be assessed to the entire population after analyzing the reasons for differences। जो भी एक्सेप्शन है वो पूरे ही पॉपुलेशन के लिए हम देखेंगे, क्योंकि जो सैंपल बेसिस पर ही हम ये कंफर्मेशन भिजवाएंगे और उसके इम्पैक्ट पूरे पॉपुलेशन पर देखा जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोसीजर करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए? 4 फेजेस या 4 स्टेजेस है, उनके 4 प्रोसेस हमें बताई गई है। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। क्या इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म करवानी है, रिक्वेस्ट करनी है? जनरली अकाउंट बैलेंसेस के लिए होता है, अमाउंट के लिए होता है, बट वो और कोई आइटम इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कंडीशंस, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है ना, उसके लिए भी हो सकता है। External confirmation procedure frequently are performed to confirm or request information regarding account balances and their elements। Generally account balances और उनके elements के लिए होता है। They may also be used to confirm terms of agreement, contracts or transactions between an entity and other parties, or to confirm the absence of certain conditions such as side agreements। और तो और वो कोई भी कुछ कंडीशंस की एब्सेंस है वो कंफर्म करवाने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि साइड एग्रीमेंट्स। साइड एग्रीमेंट्स जनरली ब्लैक मनी वगैरह के लिए हो सकता है कि जो मेन एग्रीमेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो डिसाइड नहीं किया बट वो ओरली कुछ और डिसाइड किया हुआ है, राइट, जिससे ब्लैक मनी का सोर्स बन सकता है, तो उनकी एब्सेंस है वो भी हम कंफर्म करवा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उनके रिप्लाई मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म करवानी है। सेकंड, सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। जो कंफर्मिंग पार्टी उनको सैंपल बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे, एज वेल एज जिसको हमें ये रिक्वेस्ट भेजनी है वो नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, उनको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, उनके पास से रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस होने चाहिए, उन्हीं को ये रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। It should be sent to a confirming party the auditor believes is knowledgeable about the information to be confirmed। उनके पास नॉलेज है, उन्हीं को ये रिक्वेस्ट है वो भेजा जाएगा, राइट। थर्ड फेज, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो कैसे डिजाइन करेंगे, राइट, चलिए वो देखते हैं। डिजाइन ऑफ अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। द डिजाइन ऑफ अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट may directly affect the confirmation response rate and the reliability and the nature of the audit evidence obtained from responses। जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो कैसी, उसके बेसिस पर ये चांसेस है कि कितने रिस्पॉन्स आएंगे, तो डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट,
राइट। क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, यहाँ पर 7 फैक्टर्स दिए हुए हैं, राइट। सबसे पहले एसर्शन बीइंग एड्रेस्ड, कौन सा एसर्शन हमें चेक करवाना है, राइट। वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो सकता है, एग्जिस्टेंस हो सकता है, तो जो भी हमारा पर्पस है उस हिसाब से ये डिजाइन किया जाएगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, क्या क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कहाँ का पर चांसेस है मिसस्टेटमेंट के, तो उस हिसाब से हमारी डिजाइन है वो बनाई जाएगी ऑफ द रिक्वेस्ट। द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स, पहले का एक्सपीरियंस कैसा है, कितना रिस्पॉन्स रेट था, उस हिसाब से डिजाइन है वो बनाया जाएगा। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम, अब तो जनरली ईमेल थ्रू ही ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट टू कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, confirming parties may only be willing to respond to a confirmation request containing management's authorization। management's authorization काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड पार्टी ऑडिटर को नहीं जानती है, वो मैनेजमेंट को जानती है, तो मैनेजमेंट का अगर ऑथोराइजेशन होगा तो ज्यादा चांसेस है कि उसके सामने हमें रिस्पॉन्स मिले। एंड लास्ट, the ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information, for example individual invoice amount versus total balances, ability of the intended party है वो confirm करने की ability होनी चाहिए। वो कब कर पाएंगे, अगर हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आइटम्स, इनवॉइस आइटम्स भेजेंगे तो उनको कंफर्म करना उनके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, वो जो रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो उनके लिए रिप्लाई नहीं करेंगे शायद, क्योंकि वो कंफर्म करना उनके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो जवाब शायद ना दे, ऐसा हो सकता है। बट अगर हम लास्ट जो ईयर एंड की बैलेंस है उनको कंफर्म करवा सकते हैं, क्योंकि वो 31 मार्च की एक ही बैलेंस है, तो वो चेक करके वो कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या हम इंटेंडेड इंफॉर्मेशन क्या है, राइट, कि जिसको वो कंफर्म कर सकते हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो ये 7 फैक्टर्स है, उनको हमें ध्यान में रखना है। एसर्शन कौन सा, एसर्शन बीइंग एड्रेस्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, स्पेसिफिकली फ्रॉड रिस्क। थर्ड, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। फोर्थ, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ दैट क्लाइंट, और कोई एंगेजमेंट में भी जो एक्सपीरियंस मिला हो उसके हिसाब से भी किया जा सकता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन है या नहीं, एंड लास्ट इंटेंडेड पार्टी जो है, राइट, उनकी एबिलिटी है या नहीं, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, देयर इज अ रिस्क हाउएवर दैट अ कंफर्मिंग पार्टी मे रिप्लाई टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हमने भेजा कि भाई ये अमाउंट है, आप एग्री करिए या डिसएग्री कीजिए, हमें जवाब दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा रिस्क हो सकता है कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो विदाउट चेकिंग दैट अमाउंट, दैट इन्फॉर्मेशन, वो एग्री कर दे, ऐसा हो सकता है। The auditor may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount or the other information on the confirmation request and ask the confirming party to fill the amount or furnish other information। तो इसी रिस्क को हमें कम करने के लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम वो इंफॉर्मेशन दिए बिना कंफर्मिंग पार्टी को बोलेंगे कि भाई आप ये हमें रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। On the other hand, use of this type of blank confirmation request may result in a lower response rates because additional effort is required by the confirming parties। but यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ब्लैंक रिक्वेस्ट है, तो इसमें जो थर्ड पार्टी है उनको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर वो हमें इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, तो उसमें रिस्पॉन्स रेट कम होने के चांसेस। Determination of properly addressed requests, determining that requests are properly addressed including testing the validity of some or all the address on confirmation request before they are sent out। एड्रेस बराबर या नहीं वो चेक करना है, जब अब तो जनरली ईमेल एड्रेस है वही चेक करना रहेगा। Follow up on confirmation request, the auditor may send an additional confirmation request when a reply to previous request has not been received within a reasonable time। जो हम सेंड करेंगे, राइट, जो भी रिक्वेस्ट है, अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर हमें उनका रिप्लाई नहीं मिलता है तो उनके लिए फॉलो अप रिमाइंडर्स भी हम भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द ऑडिटर मे हैविंग रीवेरिफाइड द एक्यूरेसी ऑफ द ओरिजिनल एड्रेस सेंड एन एडिशनल और फॉलो अप रिक्वेस्ट। सिंपल। तो ये 4 प्रोसीजर है। सबसे पहला था डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, सेकंड सिलेक्टिंग द पार्टीज, राइट, कि जिसको हमें ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है, थर्ड डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड फोर्थ फॉलो अप और सेंड रिमाइंडर्स, राइट। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और जो आरटीपी में 24 में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। सीए जिग्नेश देसाई इज इन मिडस्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी। The company is a fairly large and one has a well-functioning internal audit department. While considering sending in external confirmation request to trade receivable outstanding as on the date of the financial statements, he has delegated the process of choosing trade receivables, designing request and receiving responses from customers to internal audit department.
जो सीए जिग्नेश देसाई है वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है। तो ये जो सीए है, ऑडिटर है, राइट, वो उस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को बोल दे कि भाई आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाए भेजे और उनका रिस्पॉन्स भी उन्हीं को मिलेगा। The response are also received on the mail ID of internal audit department. In the given case, it appears that external auditor has delegated entire work of sending out external confirmation request to internal audit department over which he has no control. Internal auditor है तो उनके ऊपर कंट्रोल एक्सटर्नल ऑडिटर का नहीं हो सकता है। हाँ, उनके पास से वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं, बट वो कुछ प्रोसीजर्स के लिए हो सकता है। ये पूरा जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 505 के हिसाब से जो नेसेसरी है वो पूरी प्रोसेस है वो डेलीगेट नहीं कर सकता है। Further responses to the external confirmation request are received on mail ID of internal audit department. All these acts are not in line with requirements of SF 505. इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं है, वो हम उनको डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिटर को ही करना जरूरी है, राइट। तो वहां पर सीए जिग्नेश देसाई का जो व्यू है वो गलत है। फिर है मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, स्टेप्स टेकन बाय द ऑडिटर। अगर जो मैनेजमेंट है वो मना कर रहे हैं कि भाई आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले तो हमें उनको इंक्वायरी करनी होगी मैनेजमेंट से कि भाई क्यों आप मना कर रहे हैं, राइट, वो समझना होगा। उनके लिए ऑडिट एविडेंसेस है वो हमें कलेक्ट करने होंगे। सेकंड, उसके बेसिस पर हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हमने असेस किया वो फिर से असेस करेंगे, क्या उसकी वजह से रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं, वो देखेंगे। और तो और उस वजह से क्या हमारी दूसरी ऑडिट प्रोसीजर है उसके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में कुछ फर्क पड़ेगा, तो वो भी हमें कंसिडर करना होगा। और थर्ड, हम कुछ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जिससे हमें वो जो रिक्वेस्ट भेजनी थी उसमें से जो असर्शन हमें चेक करने थे वो हम दूसरी प्रोसीजर से ट्राई करेंगे कि वो असर्शन हमें मिल जाए, राइट। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हमें मॉडिफाइड ओपिनियन भी देना हो सकता है, राइट, बट वो रीजंस क्या है, वो वैलिड है या नहीं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अगर वो वैलिड रीजन नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो फिर हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। If management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall inquire as to management's reasons for refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. Evaluate the implications of management's refusal on the auditor's assessment and relevant risks of material misstatement, including the risk of fraud, and on the nature, timing, and extent of other audit procedure. And perform alternative audit procedure designed to obtain relevant and reliable audit evidence. Alternative audit procedure में subsequent payment या subsequent receipt है वो चेक कर सकते हैं, या फिर in depth analysis कर सकते हैं। वो जो भी invoices है, जो भी transaction हो रहे हैं, वो सारे ही in detail चेक करेंगे, तो वो जो भी debtors है, payables है, राइट, उनके बारे में हमें आइडिया आ जाएगा कि वो बैलेंस बराबर है या नहीं। 3 स्टेप्स करेंगे जब मैनेजमेंट हमें रिफ्यूज करते हैं टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इंक्वायर अबाउट द रीजंस, राइट, और उसके लिए भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे। रिस्क असेसमेंट पर क्या उसकी इंपैक्ट आएगी, राइट, और जो दूसरी ऑडिट प्रोसीजर है उनके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पर क्या प्रोसीजर उसकी इंपैक्ट आएगी। एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है, न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं। If the auditor concludes that management's refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, or the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedure, the auditor shall communicate with TCWG in accordance with SA 260. जो भी रिफ्यूजल है मैनेजमेंट की, अगर वो हमें अनरीजनेबल लगे, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो हम TCWG को भी कम्युनिकेट करेंगे। The auditor shall also determine the implications for the audit and auditor's opinion in accordance with SA 705. Modified opinion देना होगा तो वो भी हम देखेंगे। Reasonableness of management's refusal. A refusal by management to allow the auditor to send a confirmation request is a limitation on the audit evidence the auditor may wish to obtain. The auditor is therefore required to inquire as to the reasonableness of the limitation. वो अगर हमें मना कर रहे हैं, that is a limitation on the scope of the audit, और वो क्यों है वो हमें देखना होगा, वो reasonable है या नहीं। A common reason advanced is the existence of a legal dispute or ongoing negotiation with the intended confirming party, the resolution of which may be affected by untimely confirmation request. मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीजन ऐसा हो सकता है कि लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उस वजह से वो हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से मना कर रहे हैं, और वो जब तक सोल्व होगा, राइट, तब तक बहुत ही टाइम चला जाएगा और ऑडिट है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। The auditor is required to seek audit evidence as to the validity and reasonableness of the reasons because of the risk that management may be attempting to deny the auditor access to audit evidence that may reveal fraud or error. ऐसा भी हो सकता है कि
वो जो मना कर रहे हैं उससे पता चले कि शायद कुछ फ्रॉड या कुछ एरर है, कुछ गलत है, इसलिए हमें मना कर रहे हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। उसी के बेसिस पर हम जज करेंगे कि दैट रीजंस आर वैलिड, रीजनेबल और नॉट। एग्जाम्पल जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है वो समझते हैं। ऑन रिव्यूइंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ अ कंपनी, सीए मेरी फाइंड्स दैट in respect of one outstanding balance, the CFO of the company is not willing to allow her to send external confirmation request due to the reason that sending out such request could spoil precariously placed business relation with the customer. On further inquiry, she finds out that there is a dispute going on within the company relating to some quality issues of goods sent to the customer and matter is sub judice. जो एक ऑडिटर है उनको मना किया जा रहा है कि आप ये कस्टमर को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते क्योंकि उनके जो बीच की रिलेशन है वो खराब हो सकती है। इन डिटेल जब उन्होंने इवेल्यूएट किया तब ये पता चला कि उन दोनों के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। जो कस्टमर है उन्होंने कंपनी के सामने कोई केस फाइल किया हुआ है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, और ये सब जुडाइज मतलब कि ये कोर्ट में ये केस चल रहा है। एफर्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड बाय द कंपनी फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। Reviewing correspondence with the customer, she finds that issue is near resolution and no fraud risk factor exists. उन्होंने देखा कि ये जो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी कंपनी है वो ट्राई कर रही है, और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंसेस, कम्युनिकेशन चेक किए तो उसमें से लग रहा है कि ये नियर टू द सेटलमेंट है और इसमें कोई भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं लग रहा है। A common reason advanced is the existence of a legal dispute or ongoing negotiation with the intended confirming party, the resolution of which may be affected by an untimely confirmation request. Further fraud risk factor do not exist. Keeping in view unwillingness of CFO is justifiable. यहाँ पर जो CFO मना कर रहे हैं वो justifiable है। हम alternative audit procedure से इसके ऊपर हम confirmation ले सकते हैं, right? Not necessary to send request, confirmation request. क्लियर? इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो आपके 50% जो पेपर रहेगा वो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं। Implications for the assessment of a risk of material misstatement. The auditor may conclude that it would be appropriate to revise the assessment of the risk of material misstatement at the assessment level and modify planned audit procedure. Right? Simple. For example, if management's request not to confirm is unreasonable, this may indicate fraud risk factor that require evaluation in accordance with SA 240. जो मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से और वो अगर हमें अनरीजनेबल लग रहा है तो वहां पर फ्रॉड रिस्क हो सकता है। Alternative audit procedure. Examples of alternative audit procedure the auditor may perform include for accounts receivable balance, examining specific subsequent cash receipts, shipping documentation and sales near the period end. Right? Alternative audit procedure जो हमने आगे भी समझा था। Accounts payable में examining subsequent cash disbursement, subsequent cash payment या receipt मतलब कि after 31st March, क्योंकि हमारा जो audit है वो after March भी होता है, राइट? वो जनरली उसी के बाद जनरली चालू होता है या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर है वो मार्च के बाद ही होती है। तो तब हम देखेंगे कि क्या जो 31 मार्च की जो बैलेंस है उसमें कोई भी पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि जो 31 मार्च की बैलेंस है वो सही है। और कोरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज एंड अदर रिकॉर्ड्स सच एज गुड्स रिसीव्ड, नोट्स। सिंपल। एंड लास्ट पार्ट है इवैल्यूएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड. When evaluating the results of individual external confirmation requests, the auditor may categorize such results as follow: a response by appropriate confirming party indicating agreement with the information provided in the confirmation request, or providing requested information without exception. मतलब कि जो information confirm करवानी थी वो सही सब कुछ मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Response deemed unreliable, उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। नॉन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो जो भी रिक्वेस्ट थी वो अनडिलीवर्ड मिली, और जो नॉन रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला कहाँ पर होगा? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन, सिंपल। एक्सेप्शन होगा तो रिकंसिलिएशन वगैरह करेंगे और वो जो बैलेंस है उसके बारे में हम इंक्वायरी कर सकते हैं, मैनेजमेंट के पास से जस्टिफिकेशन ले सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा SF 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं SF 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर है वो भी एक वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर है, राइट? एनालिटिकल प्रोसीजर में नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डेटा को मैच करके उनके बीच के रिलेशनशिप को कंसिडर करके हम जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम असर्शन लेते हैं, उसके ऊपर हम जज करते हैं, क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इवैल्यूएशन किसका होगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होगा। थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमोंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। प्लॉसिबल मतलब कि लॉजिकल, कोई भी कनेक्शन है उसके बीच,
राइट, पॉसिबल रिलेशन है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच, उसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चेक करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेज एक्सपेंस चेक करना है तो उसके लिए हम वेज आवर्स जो है, राइट, जो लेबर आवर्स है और जो वेज रेट है, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके वेज एक्सपेंस की हम रीजनेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या वो वेज एक्सपेंस इस मल्टीप्लिकेशन से जो आ रहा है क्या वो वही पीएनएल में है। अगर हाँ तो उन दोनों को मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच हो रहे हैं, मोटा मोटी मैच हो रहे हैं, तो हमारा वेज एक्सपेंस हमारा पूरा चेक हो गया, राइट। बट उसके लिए हमें वेज आवर्स और वेज रेट है उनको भी चेक करना होगा कि वो जो सोर्स है वो बराबर है या नहीं, राइट। वेज एक्सपेंस इस तरह से चेक हो सकता है। रेंट जो है, रेंट एग्रीमेंट्स में से तो चेक करेंगे कि रेंट एक्सपेंस जो है वो रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से है या नहीं, एक्चुअल में पेमेंट किया या नहीं, ये तो सब कुछ इंस्पेक्शन हो जाएगा। बट जो रेंट जो पे किया है कंपनी ने, राइट, वही एरिया में दूसरी अगर कोई कंपनी है सिमिलर एरिया में है, राइट, तो उनके साथ कंपेयर कर सकता है कि कितना रेंट है। अगर उसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है तो हमें ज्यादा एनालिसिस करना होगा, इन डेप्थ चेक करना होगा, मैनेजमेंट को इंक्वायरी करनी होगी ताकि पता चले कि जो रेंट एक्सपेंस जो उन्होंने बुक किया है वो रीजनेबल है या नहीं। भले ही वो एग्रीमेंट के साथ मैच हो रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि कंपैरिजन में पता चले कि ये जो कंपनी है वो ज्यादा रेंट पे कर रही है, मतलब कुछ गलत कर रही है। हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ कुछ मिलकर वो कोल्यूजन फ्रॉड कुछ हो रहा है, राइट, ज्यादा एक्सपेंस दिखाने के लिए हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो हमें एनालिटिकल प्रोसीजर से पता चल सकता है, राइट। Analytical procedure also encompass such investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by significant amount। जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन होगी, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच की रिलेशन कंसिडर की जाती है, तो वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के साथ मैच किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। उसमें अगर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो वो क्यों है वो हम इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर जो हमने वेज एक्सपेंस या फिर जो रेंट का देखा, वेज एक्सपेंस है तो उसमें भी क्या है कि रिजनेबिलिटी चेक की जाती है कि जो वेजेस एक्सपेंस है वो लेबर आवर्स और वेज रेट के हिसाब से बराबर है या नहीं। तो उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने देखा, राइट, कि एक्सपेक्टेड इतना है कि वेज रेट और वेज आवर्स के बेसिस पर इतना एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, पीएनएल में कितना है, और उन दोनों के बीच अगर डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है तो हम इन डेप्थ चेक करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर में किया जाता है। फिर ये जो एग्जांपल्स है वो दोनों मैंने समझा दिए, ये रेंट वाला है और ये वेजेस वाला है, तो आप एक बार वो पढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एज अ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर का मीनिंग बताइए और उनका एक एग्जांपल दीजिए, तो उसमें भी आप ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। Analytical procedure includes the consideration of comparison of the entity's financial information with as well as consideration of relationship। Analytical procedure में comparison किया जाता है और relationship है उनको भी consider किया जाता है। Comparison है वो तीन तरीके से हो सकती है। Examples of analytical procedure having consideration of comparison of the entity's financial information are, comparison है वो prior period के साथ हो सकती है, right, previous year या उनके पहले के year के साथ, बजट या फिर एंटीसिपेशन फोरकास्ट बनाया है या फिर ऑडिटर की कोई एक्सपेक्टेशन है उनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये दोनों इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो जाएंगे, विद इन अ फर्म कंपैरिजन है। और इंटर फर्म कंपैरिजन में कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री डेटा के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर उसमें डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो वो इन डेप्थ एनालिसिस चेक किया जाएगा, उनके लिए मैनेजमेंट से इंक्वायरी की जाएगी, राइट। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। Anticipated results of the entity such as budgets or forecast or expectation of the auditor such as an estimation of depreciation, that is intra-firm comparison। अब ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन जैसे हमने वेज एक्सपेंस का देखा कि वेज आवर्स इतनी है, वेज रेट इतना है, तो इस हिसाब से वेज एक्सपेंस इतना होना चाहिए, दैट इज ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन, और वो एक्चुअल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी इंट्रा-फर्म कंपैरिजन हो जाएगा। Similar industry information such as comparison of the entities ratio of sales to accounts receivable within industry averages or with other entities comparable size in the same industry, that is intra-firm comparison। तो तीन तरीके से कंपैरिजन हो सकती है, प्रायर पीरियड, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, बजट फोरकास्ट, ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा, सिमिलर इंडस्ट्री डेटा और कॉम्पिटिटर्स डेटा, राइट, दैट इज इंटर-फर्म कंपैरिजन। And examples of analytical procedure having consideration of relationship are among elements of financial information that would be expected to conform to a predictable pattern based on an entity's experience such as gross margin percentage। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग अलग आइटम है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप देखी जाएगी, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि ग्रोस मार्जिन परसेंटेज है।
ग्रॉस मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को कंसिडर किया जाता है, वैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स टर्नओवर रेशियो, राइट, ऐसे वेरियस टाइप के रेशियोज है, तो उसमें वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स है, उनके बीच की रिलेशनशिप है वो देखी जाती है, और फिर उनको कंपेयर किया जा सकता है विद प्रायर पीरियड, विद बजट और विद इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर डेटा। तो ये जो किया जाएगा उसे एनालिटिकल प्रोसीजर कहा जाएगा, तो उसमें कंपैरिजन पार्ट आएगा और उसमें रिलेशनशिप कंसीडर किया जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरियस आइटम्स के बीच की कंपैरिजन हो सकती है, और तो और जो हमने मीनिंग में देखा था फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। Between financial information and relevant non-financial information such as payroll cost to number of employees. Payroll cost है उसमें जो सैलरी वेजेस जो है that is a financial information, और जो number of employees है वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया जा सकता है। ये ओल्ड कोर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने थे, 3 मार्क्स में था। Analytical procedure may be applied to consolidated financial statements, components and individual elements of information. जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स मतलब कि जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में भी हो सकता है, वो कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये आपको एज अ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये मॉड्यूल में से ही कॉपी पेस्ट किया है। In XYZ Limited, after applying analytical procedure as comparison of the gross profit ratio with that of the previous year, it is discovered that there has been a fall in the ratio. Therefore, it become necessary for the auditor to make further inquiries as it may due to pilferage of inventories or misappropriation of a part of the sale process or a change in the cost of sales without a corresponding increase in the sale price. हमने यहाँ पर देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कंपेयर किया विद द प्रीवियस ईयर और देखा कि बहुत ही ज्यादा फॉल हो रहा है, मतलब कि रेशियो है वो कम हो गया है, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है वो हमें समझना होगा, वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी होगी। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि इन्वेंटरी है वो पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी कर गई है, मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है, इस वजह से इन्वेंटरी की वैल्यू कम हो गई है, या फिर चेंज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया, मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बढ़ गया है बट सेल की प्राइस नहीं बढ़ाई है, सेल की प्राइस नहीं बढ़ाई, इस वजह से क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो वो क्या रीजन है वो हमें समझने होंगे, बट ये कैसे वो डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा, जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे तब। उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला और उसको कंपेयर किया विद द प्रीवियस ईयर। On verifying the balances of a sundry account receivables by obtaining the confirmation of their statement of account, it will be possible for the auditor to find out whether the discrepancy in the balance of accounts receivable is due to the failure। अब जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो भेजेंगे, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन SF505, बट वो जो कंफर्मेशन मिला और उसको बुक्स के साथ जो क्लाइंट की बुक्स है उनके साथ कंपेयर करना और उनका रिकंसिलिएशन करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए अब हम रिकंसिलिएशन देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, फेलियर टू डेबिट हिज अकाउंट्स विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड टू हिम और इज द रिजल्ट ऑफ नॉन एडजस्टमेंट ऑफ अ रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम हिम। जो डेटर है उसके केस में ऐसा हो सकता है कि जो सेल्स किया है वो रिकॉर्ड नहीं किया, उनके डेटर में डेबिट नहीं किया है, या फिर उनके पास से जो पेमेंट मिला है राइट उसके लिए क्रेडिट नहीं किया गया है, तो उस वजह से डिफरेंस आ सकता है। सिमिलर अकाउंट्स पेएबल का भी यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अकाउंट्स पेएबल में भी कंफर्मेशन मंगवाया राइट, उसमें रिकंसिलिएशन करेंगे तो उसमें डिफरेंस आने के ये चांसेस हो सकते हैं कि जो परचेस किया है वो रिकॉर्ड नहीं किया है, या फिर उनको जो पेमेंट किया है वो रिकॉर्ड करना रह गया है राइट। सिमिलर एग्जाम्पल है। In case of inventories of raw materials and stores at the end of the year, any excess or shortages therein shall be detected. The investigation there cause might disclose that the shortages were the result of misappropriation of inventory or that the excess were due to requisition having been entered before inventories were issued. अब जो इन्वेंटरीज है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, अगर हम खुद कर रहे हैं ऑडिटर तो वो इंस्पेक्शन होगा, अगर जो एम्प्लॉय जो है एंटिटी के जो एम्प्लॉय है स्टाफ है वो अगर कर रहे हैं और हम सिर्फ ऑब्जर्व करें दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो जो इन्वेंटरी है उनका ऑब्जर्वेशन या फिर इंस्पेक्शन किया दैट इज अनदर ऑडिट प्रोसीजर, बट उसमें जो हमें रिजल्ट मिला उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच किया और उसका रिकंसिलिएशन डिफरेंस क्यों है क्या है वो जब सब कुछ करेंगे दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। तो वो जब हम करेंगे उसमें शॉर्टेजेस आ रही है तो पता चल सकता है कि वो मिसअप्रोप्रिएशन की वजह से है, तो वहाँ पर कंट्रोल्स बराबर नहीं है, उसका प्रॉपरली राइट ऑफ करवाना या फिर उसको एज एक्सपेंस बुक करवाना वो सब कुछ हमें देखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स जो है वो इश्यू कर दी है राइट, गुड्स है वो एक्चुअल में इश्यू कर दिया है, फिजिकली इश्यू कर दिया है, बट वो रिकॉर्ड उसका इश्यू का रिकॉर्ड मेंटेन करना रह गया है। कुछ भी वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई भी गुड्स रिसीव हो चुके हैं, फिजिकली रिसीव हो चुके हैं, उसका रिकॉर्ड
रखना भूल गए तो एक्सेस इन्वेंटरी मिल सकती है। तो ऐसे कोई भी रीजन है वो जो मिलेंगे दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। By reconciling the amounts of interest and dividends collected with the amounts which had accrued due and which are outstanding for payment, the mistake, if any, in the adjustment of such income would be detected. एनालिटिकल प्रोसीजर है वो इनकम में भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट इनकम कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एफडी का है तो एफडी की बैलेंस कितनी है, कितने पीरियड के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट है और कितनी इंटरेस्ट होना चाहिए। वो जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसको हम एक्चुअल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एनालिटिकल प्रोसीजर। ये एग्जाम्पल से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएफ 520 जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब कि जो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे उसमें भी यूज कर सकते हैं। इवन वो प्लानिंग स्टेज पर भी यूज किया जा सकता है और एज वेल एज वो कंक्लूजन कंप्लीशन फेज पर भी यूज किया जा सकता है। कंप्लीशन फेज में हम ऐसा देख सकते हैं कि जो पीएनएल हमने पूरा चेक कर लिया, ऑडिट कर लिया, उसके बाद देखेंगे कि पीएनएल की जो आइटम्स है वो प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, उसमें डिफरेंस से क्या वो वैलिड है, रीजनेबल है या नहीं, वो चेक करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बराबर है या नहीं। लास्ट में हम कुछ रेशियोज देख सकते हैं ताकि वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करता है या नहीं, वो हमें पता चलेगा। ये सब कुछ सारी दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद कर सकते हैं। तो वो कंप्लीशन फेज पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर है वो किया जा सकता है। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एज वेल एज कंप्लीशन फेज पर हम किस तरह से यूज करेंगे, यही स्कोप और ऑब्जेक्टिव में कवर अप होता है। It deals with auditors' use of analytical procedure as substantive analytical procedure, and as a procedure near the end of the audit that assists the auditor when forming overall conclusion on the financial statement. This is covered in the scope. Objective: to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive audit analytical procedure, and to design and perform analytical procedure near the end of the audit that assists auditor when forming overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor's अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 520 का कि हमें रिलायबल एंड रिलेवेंट एविडेंसेस चाहिए फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड हमें नियर द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ एफएस, राइट, तब हमें प्रोसीजर करनी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर सॉरी एनालिटिकल प्रोसीजर करनी है, ताकि पता चले कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है और उसके बेसिस पर हम अपना ओपिनियन है वो फ्रेम कर सकें, राइट। चलिए, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या पर्पस है और टाइमिंग क्या है। टाइमिंग है तो वो तो कभी भी कर सकते हैं, प्लानिंग फेज पर भी करेंगे, टेस्टिंग फेज पर, दैट इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एज वेल एज कंप्लीशन फेज पर, मतलब कि ये थ्रू आउट द ऑडिट है वो किया जा सकता है। पहले पर्पस है, पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सिमिलरली इट वुड आल्सो बी पॉसिबल टू कंपेयर द बैलेंसेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल with that of the previous period. It would be possible to find out reasons for increase or decrease in the amount of profits for the years. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम उसकी जो आइटम्स है उनको कंपेयर कर सकते हैं और उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ कि वो क्यों हुआ वो हम समझेंगे, देखेंगे। इससे हमें जो प्रॉफिट पर इफेक्ट आ रही है वो पता चलेगा। By setting up certain expense ratios on the basis of balances included in the statement of P&L for the year under audit, comparing them with the same ratios for the previous year, it is possible to ascertain the extent of increase or decrease in various terms, various items of expenditure in relation to sales and that of trading profit in relation to sales. हम वेरियस एक्सपेंसेस है और जो आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली पीएनएल की जो आइटम्स है उनमें रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं और उनको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उसमें इंक्रीज डिक्रीज क्यों है वो हम समझ सकते हैं, राइट। If differences are found to be material, the auditor would ascertain that reasons thereof and assess whether the accounts have been manipulated to inflate or suppress profit. और अगर उसमें बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो वो क्यों है वो हमें देखना होगा और उससे पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट को इन्फ्लेट या फिर डिक्रीज करने के लिए, सप्रेस करने के लिए कुछ किया है, चेंजेस किए हैं, राइट, कुछ भी एडजस्टमेंट्स किए हैं, कुछ गलत किया है, तो वो पता चल पाएगा। तो जो पर्पस ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के आइटम्स को मैच कर सकते हैं, डिफरेंस क्यों है वो हम देख सकते हैं, फिर रेशियोज वेरियस कर सकते हैं जो रिलेटेड टू पीएनएल आइटम्स है, राइट, और उसमें इंक्रीज डिक्रीज क्यों हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। और अगर वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है तो हो सकता है कि कुछ गलत किया हुआ है टू इन्फ्लेट और टू सप्रेस द प्रॉफिट। An abnormal fall in the cost of manufacture or that in the administrative cost, apart from economy in expense, there could be no provision or less provision or expense incurred in the year. अगर जो कॉस्ट है कोई भी ऑफ मैन्युफैक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अगर उसमें बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, राइट, एबनॉर्मल फॉल इन द कॉस्ट, तो ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी इन एक्सपेंस मतलब कि कोई डिस्काउंट, बल्क परचेज वगैरह का बेनिफिट मिला है, दैट इज अनदर थिंग। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है, कम अमाउंट से प्रोविजन क्रिएट किया है, तो ये गलतियां भी हो सकती है, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट।
When it is suspected, the auditor should compare the entries in the outstanding book with those in the previous year. अगर ऐसा कुछ भी हमें डाउटफुल लग रहा है तो इस बार जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रोविजंस जो क्रिएट किया है उसको हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, लिस्ट पूरा ही चेक करेंगे और उसमें से अगर कोई भी प्रोविजन नहीं किया है या कम अमाउंट से किया है तो वो हम करवाएंगे, राइट, ताकि मिस स्टेटमेंट है वो ना रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ऑफन इट इज पॉसिबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सम ऑफ द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, राइट. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पीएनएल के आइटम है वो इंडिपेंडेंटली हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं. और ये जो सेंटेंस है मैंने इसीलिए बोल्ड करके दिया है क्योंकि ये ओल्ड कोर्स में ये सेंटेंस आपको एज अ ओल्ड कोर्स में ये एग्जाम में पूछा गया था. ये सेंटेंस की एक्सप्लेन कीजिए, उसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है. और ये जो स्टेटमेंट है वो भी मॉड्यूल में दिया था और उसके नीचे के जो पैराग्राफ्स थे वही उनका आंसर बन रहा था. जैसे कि हमें अगर देखना है कि जीएसटी एक्सपेंस बराबर है या नहीं, तो सेल्स है तो वो सेल्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ जीएसटी अप्लाई करेंगे तो जीएसटी पता चल जाएगा. वैसे ही कस्टम ड्यूटी अगर वो एड वैलोरम मतलब कि वैल्यू के बेसिस पर वो ड्यूटी है तो वो जो भी इंपोर्ट किया गया है उसमें वो वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कस्टम ड्यूटी कितनी होगी वो पता चल सकता है. वैसे ही कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स है तो वो पता चल सकता है, राइट. तो ये सारी चीजें हम इसी तरीके से पीएनएल के एक्सपेंसेस है वो चेक कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एनालिटिकल प्रोसीजर. For instance, the cost of importing goods which are subjected to an ad valorem duty at uniform rate can be verified from amount of duty paid. Similarly, a quantity of sugar sold by sugar mill can be verified independently from the amount of GST paid. GST paid जो है उसमें फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके सेल्स कितना हो सकता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Similarly, the amount of any income or expense which has direct relationship with the amount of profits or that of the shells can be verified independently. For example, commission paid to a manager calculated on the basis of net profit, commission paid to selling agent as a percentage of sales, etc. Such a calculation of ratios, trends and comparisons is also termed as analytical review, right? Thus, it is important to note that analytical procedure may help to identify the existence of unusual transaction of events and amounts, ratios and trends that might indicate matters that have audit implications. समझ में आ रहा है ना, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है. Unusual or unexpected relationships that are identified may assist the auditor in identifying risks of material misstatement, especially risk of material misstatement due to फ्रॉड. अगर कोई भी अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड रिलेशन है तो उस वजह से फ्रॉड रिस्क या और कोई रिस्क हो सकता है तो वो हमें कंसिडर करना होगा. मैं आपको यहाँ पर ये जो रिवीजन है उसमें आपको समझा भी रहा हूँ, राइट. हम रिवाइज भी कर रहे हैं, याद भी रख रहे हैं और साथ साथ में पढ़ भी रहे. तो अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो भी ऑलमोस्ट आपका कोर्स कवर अप हो जाएगा. आपको पढ़ना तो चाहिए बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर पूरा ही जो नोट्स है वो अच्छे से ही पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है. और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा. टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर वो मैंने पहले ही बता दिया. ये प्लानिंग, टेस्टिंग और कंप्लीशन फेज सारे थ्रू आउट ऑडिट है वो किया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये एज एमसीक्यू वगैरह कुछ पूछ सकते हैं. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर. यहाँ पर हमें 7 फैक्टर्स दे रखे हैं, वो हमें कंसिडर करने होंगे कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो करनी है तो उसके लिए ये फैक्टर्स अगर है किस तरह से इसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. डेटा क्या अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तभी हम वो काम कर पाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बोला कि वेज एक्सपेंस अगर चेक करना है तो वेज रेट और वेज आवर्स जो है वो हमारे पास होना चाहिए. उसके बेसिस पर हम वेज एक्सपेंस की एक्सपेक्टेशन है वो डेवलप कर सकते हैं. तो उसमें वेज आवर्स है वो एक्सेल सीट में, वेज रेट है वो एक्सेल सीट में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. अगर वो जो वेज आवर्स है वो अगर फिजिकल कॉपीज में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स है उनकी वेज आवर्स है वो फिजिकल कॉपीज में अवेलेबल है तो उनको एक्सेल में डालना फिर उसमें कैलकुलेशन करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. तो वो अवेलेबल डेटा नहीं कह सकते. प्लस डेटा अवेलेबिलिटी के साथ साथ वो रिलायबल और रिलेवेंट भी होना चाहिए. रिलेवेंट का तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि फिजिकल कॉपी नहीं चलेगा भाई, एक्सेल में होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कर सकते हैं. प्लस रिलायबल, रिलायबिलिटी के लिए आप कुछ सैंपल बेसिस पर देख सकते हैं कि वो वेज आवर्स बराबर है या नहीं. और तो और जो वेज रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनके साथ मैच कर सकते हैं, तभी आप वो डेटा के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं. सो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा में रिलेवेंट और रिलायबल डेटा होना चाहिए. The availability of reliable and relevant data will facilitate effective analytical procedure. Simple. Then disaggregation, जो information है उसको disaggregate, separate करेंगे जितनी भी वो कॉन्टेक्स्ट तक हो सकती है, क्योंकि जितना डिसएग्रीगेटेड होगा वो चेक करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है. जैसे कि वेज एक्सपेंस है तो उसमें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर हो सकते हैं, तो उन दोनों को इन तीनों को डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिसएग्रीगेटेड किया जाएगा, तो उसमें वेज रेट जो अलग अलग होंगे वो हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं.
the degree of disaggregation in available data can directly affecting the degree of its usefulness in detecting misstatements. Simple. देन अकाउंट टाइप, कुछ अकाउंट टाइप के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा एडवाइजेबल है कंपेयर टू अदर्स, राइट. जनरली पीएनएल की आइटम्स है, इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स है, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर इजी रहता है कंपेयर टू बैलेंस अकाउंट, बैलेंस शीट की आइटम्स में, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है. इन जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वो थ्रू आउट द पीरियड होता है, तो उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी एस्टिमेशन कर सकते हैं. Substantive analytical procedure are more useful certain types of account than for others. Income statement accounts tend to be more predictable because they reflect accumulated transaction over a period, whereas balance sheet accounts represent the net effect of transaction at a point in time, are subject to greater management judgment. जैसे कि वेज एक्सपेंस है तो वो क्या है कि पूरे ही साल में जितनी वेज रेट है उसके बेसिस पर वेज एक्सपेंस हम देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं. बट अगर कितना पेएबल वेजेस है एज ऑन 31 मार्च, तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनों को पे किया है, उसके लिए तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह ही चेक करना पड़ेगा, तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं हो जाएगा, राइट. इसीलिए जनरली इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, उनके लिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे कंपेयर टू बैलेंस शीट आइटम्स, राइट. और बैलेंस शीट में प्रोविजन वगैरह जो होता है तो उसमें एस्टिमेट जजमेंट भी रहते हैं, तो उसको भी एक्सपेक्टेशन उनकी डेवलप करना डिफिकल्ट हो सकता है. देन सोर्स, सम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स भी. अब इनकम स्टेटमेंट में भी क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर हम एस्टिमेशन है वो कर सकते हैं, बट कुछ ट्रांजेक्शन एक्सपेंस में नहीं कर सकते. परचेस सेल जो रेगुलर आइटम है, रूटीन नेचर की है, तो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर पॉसिबल है. बट जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, रिसर्च डेवलपमेंट है, तो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है. उसमें ईयर टू ईयर कंपेयर करके हमें कुछ फायदा नहीं होगा. Some class of transaction tend to be more predictable because they are consist of numerous similar transactions. For example, through routine process, sales, purchase, etc. Whereas the transaction recorded by non-routine and estimation SCOTs, that is significant class of transaction, are often subject to management judgment and therefore more difficult to predict. For example, R&D expense, advertisement expense, etc. Predictability. प्रेडिक्टेबल भी होना चाहिए, राइट. वो हम एक एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी डेवलप कर सके, ऐसा होना चाहिए. Substantive analytical procedure are more appropriate when an account balance or a relationship between items or of data are predictable. For example, between sales and cost of sales, or between trade receivables and cash receipts. A predictable relationship is one that may reasonably be expected to exist and continue over टाइम. प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप किसे कहा जाएगा, जो थ्रू आउट द पीरियड या फिर कंटिन्यू हो रहा है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है, राइट. देन है नेचर ऑफ असर्शन. कुछ असर्शंस के लिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, कुछ असर्शंस के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा. जैसे कि कोई भी एग्जिस्टेंस चेक करना है तो उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर करना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट. बट कंप्लीटनेस या वैल्यूएशन चेक करने के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है. इवन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए भी शायद हम नहीं कर पाएंगे, राइट. Substantive analytical procedure may be more effective in providing evidence for some assertions like completeness valuation than for others, that is rights and obligation. Predictive analytical procedure using data analytics can be used to address completeness valuation or measurement and occurrence, राइट. वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं ट्रांजैक्शन, या फिर वो जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो होने चाहिए वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं, वो सारी चीजें चेक करने के लिए ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा. एंड इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग, कहाँ पर गलत हो सकता है वो भी हमें कंसिडर करना है. अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर से हमें जो डिजायर्ड अश्योरेंस या डिजायर्ड कंफर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए. जहाँ पर रिस्क ज्यादा लग रहा है वहाँ पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स है वो ज्यादा एडवाइजेबल है देन एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर में हो सकता है कि एक गलत ट्रांजैक्शन दूसरे किसी ट्रांजैक्शन की वजह से वो कंपेंसेट हो जाए, बट अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे तो वहाँ पर वो रिस्क है वो कम हो जाएगा. When we are designing audit procedure to address an inherent risk or what can go wrong, we consider the nature of the risk of material misstatement in order to determine if a substantive analytical procedure can be used to obtain audit evidence. When inherent risk is higher, we may design test of details to address the higher inherent risk. Inherent risk मतलब पहले से ही कुछ गलत होने के chances हैं, तो वो generally test of details से हम कम कर सकते हैं. When significant risks have been identified, audit evidence obtained solely from substantive analytical procedure is unlikely to be sufficient. जहाँ पर रिस्क ज्यादा है वहाँ पर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी आपको करना ही चाहिए.
For example, when side agreements with respect to revenue recognition have been identified as a significant or a fraud risk, it is unlikely that an analytical sales compared to cash receipts or cost of sales would be appropriate to respond that risk. जहां पर ऐसा डर है, रिस्क है कि साइड एग्रीमेंट मतलब कि जो मेन एग्रीमेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कुछ ओरल एग्रीमेंट हुआ है जिससे ब्लैक मनी है वो फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हमें सेल्स टू कैश रिसिप्ट या फिर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको कंपेयर करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो एवरी ईयर उसी तरीके से फ्रेम किया गया होगा कि सेल्स और कॉस्ट टू सेल्स है, राइट, वो मैच होगा, उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं पता चलेगा, उसके लिए दूसरी प्रोसीजर्स भी करनी होगी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 7 फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना है while deciding about the substantive analytical procedure। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सेकंड डिसएग्रीगेशन, थर्ड अकाउंट टाइप, फोर्थ सोर्स, फिफ्थ जो भी हमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, सिक्स्थ जो है नेचर ऑफ असर्शन, एंड लास्ट जो है इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओल्ड कोर्स में भी इसमें से 3-4 फैक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया था, न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं। टेक्निक्स अवेलेबल एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक्स है। ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें ट्रेंड देखा जाता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो क्या वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है या नहीं, सेल्स परचेस वगैरह में देख सकते हैं, कॉस्ट एक्सपेंस वगैरह में देख सकते हैं। सेकंड रेशियो एनालिसिस, मोर देन वन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करके रेशियो निकाला जा सकता है और उसको ईयर टू ईयर या फिर इंडस्ट्री के साथ या फिर बजट फोरकास्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि जीपी रेशियो है, एनपी रेशियो है, राइट। थर्ड है रीजनेबिलिटी टेस्ट। रीजनेबिलिटी मतलब कि जो एक्सपेंस है उसकी रीजनेबलनेस है या नहीं वो चेक किया जाएगा। जैसे कि हमने वेज एक्सपेंस का एग्जांपल लिया कि वेज आवर्स इतने हैं, वेज रेट इतना है, मल्टीप्लिकेशन किया और एक्सपेक्टेशन डेवलप की, और एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, क्या वो रीजनेबल है या नहीं, राइट। वो एक्सपेंस है, उनमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंसिडर करके उसकी जो आइटम है, उसकी जो अमाउंट है, उसकी रीजनेबिलिटी चेक की, दैट इज रीजनेबलनेस टेस्ट। एंड लास्ट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जिसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके एनालिटिकल प्रोसीजर है वो की जाती है। Trend analysis, it is the comparison of the current data with the prior period balance or with trend in 2 or more prior period balances। current year का जो डेटा है उसको prior period के साथ मैच किया जाता है। The auditor evaluates whether the current balance of an account moves in line with the trend established with previous balances for that account or based on understanding of factors that may cause the account to change। हमें देखना होगा कि जो प्रीवियस ट्रेंड है इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो क्या उसी के हिसाब से वो चल रहा है या नहीं, और अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है, कोई भी चेंज ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, तो उसके रीजंस क्या है वो हमें कंसिडर करने होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे वो कंसिडर करने होंगे। जैसे कि नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है बट कोरोना आया तो डिक्रीज हो सकता है, राइट, वो एबनॉर्मल रीजन था, एबनॉर्मल सिचुएशन थी, तो वो हमें कंसिडर करना होगा। इन अदर वर्ड्स, ट्रेंड एनालिसिस इंप्लाइज analyzing account fluctuation by comparing current year to prior year information and also to information derived over several years। करंट ईयर का जो डेटा है वो प्रायर पीरियड्स जो सेवरल ईयर्स है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, ट्रेंड तभी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर may compare the salary paid by the company during the year under audit with the salary paid by the company for several earlier years। There may be some percentage increase in salary expense over years, however an unusual increase in such expense amount may indicate the fraudulent payments are being made to fake employees। अगर सैलरी है वो ईयर टू ईयर अगर वो चेक करेंगे तो जनरली वो इंक्रीज हो रही है, बट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज अगर हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि फेक एम्प्लॉइज को पेमेंट किया गया है, तो वो हमें चेक करना होगा, इंक्वायर करना होगा। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट्स एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स। इसमें हम असेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू आइटम्स, एक्सपेंस आइटम को चेक कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल बैलेंस शीट अकाउंट is difficult to predict on its own, but its relationship to another account often more predictable. For example, trade receivable balance related to sales. Ratios can also be compared over time or to the ratios of a separate entities within the group or with ratios of other companies in the same industry। अलग अलग तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमने आगे समझा। For example, trade receivable to inventory or inventory turnover or a freight expense is a percentage of sales revenue। क्लियर। थर्ड जो टेक्निक है रीजनेबलनेस टेस्ट, इट डज नॉट रिलाई on events of prior period but upon a non-financial data for the audit period under consideration। For example, occupancy rates to estimate rental income or interest rates to estimate interest income expense। occupancy
जो है, मतलब कि होटल वगैरह में हो सकता है कि कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितना टैरिफ है, उनको मैच करके कितनी इनकम होगी वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। वैसे ही इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रेट, एफडी की बैलेंस कितनी है, पीरियड कितना था, उसके बेसिस पर कर सकते हैं। These tests are generally more applicable to income statement accounts and certain accrual or prepayment accounts. यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डेटा को जनरली कंसिडर किया जाता है. In other words, these are tests are made by reviewing the relationship of certain account balance to other balance reasonableness of the amount. For example, interest expense against interest bearing obligation, raw material consumption to production, कितना रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हुआ और उसमें से कितना प्रोडक्शन मिला, क्योंकि एक डिजाइन रेसिपी होगी तो उस हिसाब से ये कंपैरिजन हो सकता है. क्वांटिटी, वेस्टेज एंड स्क्रैप परसेंटेज अगेंस्ट प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन क्वांटिटी, दैट इज आल्सो नॉन फाइनेंशियल डेटा. वर्क इन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन issued of material and sales quantity, sales discount and commission against sales volume, rental revenue based on occupancy of premises, etc. तो ये सारे reasonableness test के examples हैं. Structural modeling, a modeling tool constructs a statistical model from financial and or non-financial data of prior accounting periods to predict current account balance, for example linear regression. राइट, तो ये 4 टेक्निक्स है जिसके बेसिस पर एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कर सकते हैं. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार पूछा भी हुआ है ओल्ड कोर्स में. एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट. एनालिटिकल प्रोसीजर को हम सब्सटेंटिव टेस्ट में यूज करेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर की जाएगी वो बताया है, 4 फेजेस बताए हैं. When designing and performing substantive analytical procedure either alone or in combination with test of details as a substantive procedure in accordance with SA 330, the auditor shall. हमने जो ऐसा 500 में समझा था कि जो ऑडिट प्रोसीजर है उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जाती है और उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ और सब्सटेंटिव प्रोसीजर होती है. तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता है. तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना या ना करना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना या ना करना, दोनों ही करना, कितना करना वो ऑडिटर को जज करना होगा. बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो ऐसे 315 में असेस करते हैं उसके बेसिस पर उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ऐसे 330 के हिसाब से सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की जाती है, जिसमें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी हो सकती है. तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना होगा? Determine the suitability of a particular substantive analytical procedure for given assertions, taking account of the assessed risks of material misstatement and test of details, if any, for this assertion. हम suitability डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऑडिट प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, वो बराबर है या नहीं. फॉर दैट असर्शन, जो भी लाइन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी असर्शन हमें कंफर्म करना है तो उसके लिए वो प्रोसीजर कर सकते हैं या नहीं. और तो और अगर हम उसके साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करते हैं तो क्या उसके साथ ये बराबर है या नहीं, वो करना जरूरी है या नहीं, वो हम देख पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे. Evaluate the reliability of data from which the auditor's expectation of recorded amounts or ratios is developed, taking account of source comparability and nature and relevance of information available and controls over preparation. Evaluation करेंगे कि ये reliable है या नहीं, जो भी डेटा के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर की करने वाले है वो reliable है या नहीं. वो reliable होगा, comparable होगा, तभी उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर की कर सकते हैं, किया जाएगा, राइट. अदरवाइज उसके ऊपर करने का कोई मतलब नहीं है. ये इवन हमने फैक्टर्स में भी देखा था कि रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा वो रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए. Develop an expectation of recorded amounts or ratios and evaluate whether the expectation is sufficiently precise to identify a misstatement that individually or when aggregated with other misstatements may cause the financial statements to be materially misstated. हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, जो भी डेटा है उसके ऊपर से एक्सपेक्टेशन, वो रेशियो बना सकते हैं या फिर ट्रेंड क्या है वो पता कर सकते हैं. रीजनेबिलिटी वो एक्सपेंस या फिर लाइन आइटम की क्या है, राइट, वो कितना होना चाहिए हमारे हिसाब से, कितना एक्सपेंस से कितना इनकम होना चाहिए. तो वो हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे और देखेंगे कि क्या वो प्रिसाइज है, बराबर है या नहीं, कि जिससे हमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं उसके बारे में पता चल सके. एंड जो लास्ट पार्ट है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation. और कितनी ऐसी डिफरेंस है कि जो हम विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमने वेज एक्सपेंस का बोला था कि वेज रेट और वेज आवर्स को कंसिडर करके हम वेज एक्सपेंस कितना होना चाहिए वो हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे. तो वो जो एक्सपेक्टेशन डेवलप की वो और जो पीएनएल में लिखा है उन दोनों में कितने डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है.
राइट। फॉर एग्जांपल अगर वो 5 करोड़ का टोटल एक्सपेंस पीएनएल में दिखाया है वेज एक्सपेंस का, और अगर हमें 4 करोड़ 99 लाख मिल जा रहे हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से 4 करोड़ 99 लाख से वो आ रहा है, बुक्स में लिखा है 5 करोड़, तो जो 1 लाख रुपीज का डिफरेंस है वो शायद हम इग्नोर कर सकते हैं। 1 लाख रुपीज का डिफरेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स किए होंगे जो वो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर में कंसिडर नहीं किए हैं, राइट। तो वो रीजनेबल अगर लग रहा है तो हम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो कितना डिफरेंस है, ये रेशियोज में भी हो सकता है कि रेशियोज में कितना डिफरेंस है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, राइट। पहले प्रीवियस ईयर में जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर एग्जांपल 50% था, अब वो इस साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 52% हो गया, तो ये 2% का डिफरेंस है, राइट। उससे ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है, तो आप वो ज्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो कितना डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो 4 फेजेस है। सबसे पहले तो डिटरमाइन करेंगे सूटेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सेकंड, रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस, जो डेटा है उसकी एवेल्युएट करेंगे कि ये रिलायबल है या नहीं। थर्ड, हम डेवलप करेंगे एक्सपेक्टेशन की क्या ये जो डेटा है उसके ऊपर से क्या होना चाहिए। एंड फोर्थ, डिफरेंस कितना एक्सेप्टेबल होगा विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट, कि जो हमने एक्सपेक्टेशन डेवलप की है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअल में है उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस है। अब ये जो 4 स्टेजेस है इसको इन डिटेल समझाया हुआ है। जो सबसे पहला पार्ट था सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। ये जो चारों स्टेजेस में हमने यहाँ पर समझे वो भी आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो जो चारों फेजेस यहाँ पर इन डिटेल समझाया है वो भी इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर द गिवन असर्शन। Substantive analytical procedure are generally more applicable to large volume of transactions that tend to be more predictable over time. दो चीजें होनी चाहिए, एक तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में जनरली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की जाती है और वो प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम होना चाहिए। जैसे कि वेज एक्सपेंस, बहुत ही बार मैंने ये एग्जांपल ले लिया बट ये इजी है समझने के लिए, याद रखने के लिए। वेज एक्सपेंस के लिए वो जो वेज आवर्स है, राइट, और जो वेज रेट है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो वेज एक्सपेंस में अमाउंट शायद कितनी भी हो बट उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है और वो प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम है, क्योंकि वेज आवर्स कितनी है, वेज रेट कितना है और कितना वेज एक्सपेंस होगा वो पता चल जाएगा। दैट इज द सूटेबल एनालिटिकल प्रोसीजर। The application of the planned analytical procedure is based on the expectation that relationship among data exist and continue in the absence of known condition to the contrary। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो भी प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें से एक्सपेक्टेशन है वो रिलेशनशिप है दोनों के बीच, वेज रेट वेज एक्सपेंस जो भी है, वेज आवर्स और वेज रेट, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप है और वो जनरली सिमिलर ही रहेगा। हाँ, अगर ओवर टाइम है, कुछ बोनस पे किया है, कुछ राइट आइडल टाइम का कुछ डिडक्ट किया है, कोई भी गलती के लिए कोई डिडक्शन किया हुआ है, दैट आर द कॉन्ट्रारी थिंग्स, राइट। अगर ऐसा पता है कि कॉन्ट्रारी थिंग्स है तो शायद हम सीधा ही एनालिटिकल प्रोसीजर है वो यूज नहीं कर पाएंगे, बट अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशंस टू द कॉन्ट्रारी, राइट, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, नॉर्मली उन दोनों के बीच रिलेशनशिप है और वो उसी तरीके से अमाउंट है वो डिराइव की जाती है, राइट। तो तब हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग दैट डेटा है वो कंसिडर किया जाएगा, बट हाँ उन दोनों के बीच या फिर जो भी रिलेशन है उसका कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी सिचुएशन हमें नहीं पता है। However, the suitability of a particular analytical procedure will depend upon the auditor's assessment of how effective it will be in detecting a misstatement that, individually or when aggregated with other misstatements, may cause the financial statements to be material misstated। हमें यह भी देखना है कि जो suitability of the analytical procedure है उसके लिए कि क्या वो इफेक्टिव है, राइट, कि जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर कुछ भी हो तो वो डिटेक्ट कर पाए, राइट। मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं वो भी हमें कंसिडर करना होगा। एंड इन सम केसेस इवन एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल में भी इफेक्टिव एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। कई बार अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल जैसे कि वेज आवर और वेज रेट का मल्टीप्लिकेशन वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो काफी सिंपल सा पार्ट है, तो ऐसे सिंपल टेक्निक का यूज करके भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सूटेबिलिटी के लिए ये 4 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, राइट, ऐसा होना चाहिए। सेकंड, कंसिडर करना है कि एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप उन डेटा के बीच होनी चाहिए। थर्ड, क्या वो एनालिटिकल प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो पाएगा या नहीं, और अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टेबल मॉडल है वो भी यूज किया जा सकता है। Different types of analytical procedure provide different level of assurance, right?
The determination of suitability of particular substantive analytical procedure is influenced by the nature of the assertion and the auditor's assessment of the risk of material misstatement. For example, if controls over cells, order, processing are weak, the auditor may place more reliance on test of details rather than on substantive analytical procedure for assertion related to receivable. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, उसके बेसिस पर नेचर ऑफ असर्शन क्या है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर करनी है या नहीं. अगर जो भी आइटम के लिए हमें एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करनी है उसके ऊपर के कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है, वीक है, तो शायद हमें वहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं करनी चाहिए. वहां पर हमें और कोई प्रोसीजर स्पेसिफिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर सकते हैं. Particular substantive analytical procedure may also be considered suitable when test of details are performed on the same assertion. जहां पर हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया है वहां पर भी हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिले. ये जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें से भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, इसलिए इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा. समझना है अच्छे से, इसको याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, मतलब याद रह जाएगा ना क्योंकि अच्छे से समझा है. तो चलिए फिर है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. डेटा रिलायबल है या नहीं उसके लिए 4 फैक्टर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड. अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग आर रिलेवेंट व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर डेटा इज रिलायबल फॉर पर्पस ऑफ डिजाइनिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. हमने रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस देखा था SF 500 के साथ, तो उसमें भी क्या था, सोर्स एंड नेचर ऑफ सॉलिड एविडेंस और वो कौन सी सिचुएशन में ऑब्टेन किया गया है. तो सिमिलर वे में डेटा जो है वो भी नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा और तो और वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऑब्टेन किया गया है उससे वो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा भी फर्क पड़ेगा. और ये जो ऊपर के जो सेंटेंसेस है उसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा जब भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन होता है, जनरली आपका क्वेश्चन बनता है और ये आपका आंसर बनता है. तो अगर आपको क्वेश्चन क्या है वो नहीं समझ में आएगा, राइट, तो फिर आप आंसर क्या कर पाएंगे. इसीलिए ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, राइट, ये ऐसे जो सेंटेंसेस है वो एट द टाइम ऑफ रिवीजन भी इतने ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि रिवीजन टाइम पे आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं बट उसका क्वेश्चन क्या है वो नहीं समझ में आता है आपको, इसीलिए आप आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाता है. पूछा क्या है और आप आंसर क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम जनरली आती है. इसीलिए आप अच्छे से कीजिएगा, राइट, जब भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तब कीजिए या फिर रिवीजन टाइम पर भी अच्छे से करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना. चलिए सबसे पहला है सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला होगा तो वो डेटा जो है वो ज्यादा रिलायबल होगा, बिकॉज जनरली वो उनका कोई भी मतलब नहीं होता है, ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन मे बी मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी. इंटरनल कंट्रोल्स अगर अच्छे होंगे तो इंटरनल एविडेंसेस भी मान सकते हैं. कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अगर वो जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल है तो ज्यादा रिलायबल है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा मे नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ एन एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. अगर कोई जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है जिसके लिए इंडस्ट्री डेटा भी अवेलेबल है तो वो ज्यादा रिलायबल है, बट अगर कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसके लिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो उसके ऊपर रिलाई हम कम कर पाएंगे, तो वहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर है वो ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है. नेचर एंड रिलेवेंस of the information available. For example, whether budgets have been established as a result to be expected rather than as a goals to be achieved. जो भी इंफॉर्मेशन है उसका नेचर और उसका रिलेवेंस कितना है. जो भी बजट्स है वो एक्चुअल में कितना अचीव हो सकता है ना, डेट बजट के साथ कंपेयर कर सकता है, ना कि गोल क्या है हमारा उसके बेसिस पर जो बजट बनाया है. मतलब कि मैं आपको बोलूं कि आपको रैंक लेकर आना ही चाहिए, राइट, 100 मार्क्स लेकर आने चाहिए ऑडिट में, तो वो शायद गोल है. अगर उसको हम कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल रिजल्ट तो वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 100 मार्क्स रैंक कुछ भी आ सकता है. बट अगर आपकी कोई भी रीजन से पढ़ाई नहीं हो पाई है तो 100 मार्क्स या फिर गोल जो भी रैंक का है उसके साथ कंपेयर करना एडवाइजेबल नहीं है. बट आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कितना अचीव कर सकते हैं उसके साथ कंपेयर, उसके बेसिस पर एस्टिमेशन होना चाहिए, राइट, तो वो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट हो पाएगी. तो जो भी सेल्स का टारगेट है या परचेस का टारगेट जो भी बनाया है तो उनका गोल जो है उसके बेसिस पर नहीं, बट जो एक्चुअल सिचुएशन में वो अचीव कर सकते हैं उनके बेसिस पर होना चाहिए. अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे लिए रिलेवेंट हो पाएगी, राइट. तो नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है. And controls over the preparation of the information that are designed to ensure its completeness, accuracy and validity. Internal controls कैसे, उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसके प्रिपरेशन के ऊपर के कंट्रोल्स कैसे, कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो ज्यादा रिलायबल हो जाएगा वो. फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट्स.
राइट। तो ये 4 फैक्टर्स है वो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले था सोर्स ऑफ द डेटा, सेकंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द डेटा, थर्ड नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा भी हुआ है, न्यू कोर्स में भी पूछ सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। जो भी इवेल्युएशन करना है कि जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, राइट, जो भी हम एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, वो सफिशिएंटली प्रिसाइज हो कि जिसके बेसिस पर मिसस्टेटमेंट है या नहीं वो हमें पता चल सके, जो हमारा थर्ड फेज ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर में जो देखा था। Matters relevant to the auditor's evaluation to whether the expectation can be developed sufficiently precisely to identify a misstatement that, when aggregated with other misstatements, may cause the financial statements to be material misstatement include। जो भी हमें मैटर्स कंसिडर करनी है कि जो हमने इवेल्युएशन करना है, एक्सपेक्टेशन जो डेवलप की है, तो वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है या नहीं, उसके लिए हम क्या क्या मैटर्स को ध्यान में रखेंगे। 3 मैटर्स बताए गए हैं। The accuracy with which the expected results of a substantive analytical procedure can be predicted। कितनी एक्यूरेसी के साथ जो भी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की जो रिजल्ट है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर मे एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर देन इन कंपेयरिंग डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस सच एज रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। अगर जो भी आइटम में हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने वाले हैं, राइट, उसमें प्रेडिक्शन जो करने वाले हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है, राइट, ज्यादा अच्छे से एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं, तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि मिस स्टेटमेंट होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स है वो जनरली दोनों ईयर में कंपेरेबल पॉसिबल है, कंपेरेबिलिटी पॉसिबल है, प्रेडिक्शन पॉसिबल है। बट जो एडवर्टाइजमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट की पॉलिसी और उनके जो डिसीजंस है उसके ऊपर, राइट। वो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है, तो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड, द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। कितनी डिग्री तक वो डिसएग्रीगेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा डिसएग्रीगेशन पॉसिबल होगा वो इवेल्युएशन है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर जो मिसस्टेटमेंट्स मिलने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। For example, substantive analytical procedure may be more effective when applied to financial information on individual sections of an operation or to financial statements of a components of a diversified entity than when applied to the financial statements of the entity as a whole। वो हम छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेंगे तो वो ज्यादा रिलायबल होगा। पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, शायद उसमें से मिस स्टेटमेंट्स मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड लास्ट, the availability of the information, both financial and non-financial, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, वो अगर अवेलेबल होगा तो मिसस्टेटमेंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, जो एक्सपेक्टेशन डेवलप हो पाएगी वो ज्यादा रिलायबल होगा। For example, the auditor may consider whether financial information such as budgets or forecast or non-financial information such as number of units produced or sold is available to design substantive analytical procedure. If the information is available, the auditor may also consider the reliability of the information। अगर डेटा अवेलेबल होगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो उसकी रिलायबिलिटी भी हम कंसिडर कर पाएंगे, और ये भी हमने एज अ फैक्टर समझा हुआ था, राइट। तो ये 3 मैटर्स है वो कंसिडर करनी है while evaluating the expectation is sufficiently precise or not। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक्यूरेटली वो प्रेडिक्शन कर सकता है या नहीं। सेकंड, इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, राइट, कितनी डिग्री तक वो डिसएग्रीगेशन किया जा सकता है। एंड थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जो हमारा फोर्थ फेज था, डिफरेंस कितना हम विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल। The auditor's determination of the amount of difference from the expectation that can be accepted without further investigation is influenced by materiality and the consistency with the desired level of assurance। Materiality and consistency with the desired level of assurance। मटीरियल अगर ज्यादा होगा तो उसमें डिफरेंस कम हो जाएगा कि जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो इतना मटीरियल नहीं है तो उसमें ज्यादा डिफरेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम सीए में बात करें तो सीए में फेल होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आप कॉर्नरिंग में से भी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, 2-4 बार रिवीजन भी कर लेते हैं, राइट। रिवीजन वीडियोस भी ये देखते हैं, राइट, इन डिटेल समझते हैं सब कुछ।
पर वो 12th में स्कूल में इतना नहीं होता था क्योंकि उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते थे, राइट। उसमें टाइम बिगड़ने का चांस, मतलब कि फेलियर्स की वजह से टाइम बिगड़ने का चांसेस कम होता था, इसीलिए आप कम पढ़ाई करते थे कंपेयर टू सीए में जो करते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर वो जो भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल होगा, जो भी असर्शन है वो मटेरियल होगा, राइट। तो वहां पर डिफरेंस है वो हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम डिफरेंस है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। Thus, as risk increases, the amount of difference considered acceptable without investigation decreases in order to achieve the desired level of persuasive audit evidence. रिस्क जितना बढ़ेगा उतना जो डिफरेंस है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो कम हो जाएगा, राइट। जितना रिस्क कम होगा हमारा जो डिफरेंस विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ जाएगा। सिंपल। इसमें से कुछ डिस्क्रिप्टिव केस सिनेरियो बेस्ड या फिर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट जो है एनालिटिकल प्रोसीजर SF 520 का, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। जो एनालिटिकल प्रोसीजर का जो हमें रिजल्ट्स मिला है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है तो मैनेजमेंट से पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे और उसके लिए ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट करेंगे। और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है या फिर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हम दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। इफ एनालिटिकल प्रोसीजर performed in accordance with SF 520 identify fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount, the auditor shall investigate such difference by inquiring of management and obtaining appropriate audit evidence relevant to management's responses. Audit evidence relevant to management's responses may be obtained by evaluating those responses, taking into account the auditor's understanding of the entity and its environment and with other audit evidence obtained during the course of the audit. उनको हम इंक्वायरी करेंगे कि भाई ये क्यों डिफरेंस है और उसके लिए हम ऑडिट एविडेंसेस भी ऑब्टेन करेंगे। Performing other audit procedure as necessary in the circumstances. The need to perform other audit procedure may arise when, for example, management is unable to provide an explanation or the explanation together with the audit evidence obtained relevant to management's responses is not considered adequate. जहां पर भी उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा उस रीजंस डिफरेंस का, या फिर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा विथ अलोंग विथ दैट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइडेड, राइट। तो हम दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, उसमें हम इन डिटेल टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो ये इवेल्युएशन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर था, उसके जो रिजल्ट्स है उसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में था, अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या करेंगे। क्लियर। ये था पूरा हमारा SF 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन का पार्ट 2 जिसमें हमने SF 505 और 520 है वो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एसेस कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।